और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम हो गया है, लेकिन इस युद्ध विराम की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, समझौते में किसका पक्ष भारी रहा, ये युद्ध विराम कब तक चलेगा, हॉर्मुज में अब क्या होगा, क्या ये पहले की तरह जहाज़ों के लिए सुरक्षित और मुक्त होगा। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते होंगे। वहीं आप ये भी जानना चाहते होंगे कि दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास और परमाणु मुद्दों पर मतभेद क्या आने वाले दिनों में युद्ध को दोबारा तो नहीं भड़का देंगे। आइए आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इन सवालों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम कई शर्तों पर आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त है होर्मुज जलडमरू मध्य को पूर्ण रूप से, तत्काल और सुरक्षित रूप से खोलना। यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे प्रमुख केंद्र है और इसकी स्थिरता सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्पष्ट किया है कि ईरान तभी तक संघर्ष विराम का पालन करेगा जब तक उस पर हमले बंद रहेंगे। इस समझौते को लेकर दोनों पक्षों की व्याख्या अलग अलग है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसे रणनीतिक जीत बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को स्वीकार किया है, जिसमें प्रतिबंध हटाने से लेकर सैन्य उपस्थिति समाप्त करने तक की मांग शामिल है। वहीं अमेरिकी पक्ष अपनी जीत के दावे के साथ इसे तनाव कम करने और वार्ता शुरू करने का एक अवसर बता रहा है। हालांकि रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सैन्य दबाव के बावजूद ईरान ने अपनी सामरिक स्थिति, विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण बनाए रखा है, जो अमेरिका के लिए एक किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। कूटनीतिक प्रयासों के तहत 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में एक वार्ता प्रस्तावित है। हालांकि दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास और परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर मूलभूत मतभेद इस प्रक्रिया को जटिल बना सकते हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद क्षेत्र में तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेबनान पर इजरायली हमले जारी हैं। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कहा कि 2 हफ्ते के युद्ध विराम में लेबनान शामिल नहीं है। इसके बाद इजरायल की ओर से दक्षिणी लेबनान के टायर शहर पर हमले की खबर सामने आई है, जो यह संकेत देती है कि जमीनी स्तर पर स्थिति अब भी अस्थिर है। ऐसे में विश्लेषकों का कहना है कि यह युद्ध विराम आंशिक रूप से सामरिक पुनर्संयोजन भी हो सकता है, जिससे सभी पक्ष अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम का व्यापक प्रभाव खाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है। गल्फ देशों ने संयम दिखाया है, लेकिन ऊर्जा अवसंरचना को हुए नुकसान ने दीर्घकालिक रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। साथ ही रिजीम चेंज जैसे विकल्प अब लगभग समाप्त माने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान की आंतरिक राजनीतिक संरचना ने दबाव के बावजूद स्थिरता बनाए रखी है। 2 सप्ताह के युद्ध विराम ने फिलहाल अस्थायी राहत दी है, लेकिन स्थायी शांति की राह अब भी जटिल और अनिश्चित लग रही है। आने वाले दिनों में इस कूटनीतिक पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या दोनों पक्ष अपने गहरे मतभेद को भुलाकर वास्तविक रूप से स्थायी समाधान की ओर बढ़ेंगे या नहीं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई और जिस तरह से ये युद्ध विराम हुआ है, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? जी बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। पहली प्रतिक्रिया मैं यही कहूँगा, जो ईरान को बहुत ज़्यादा मार पड़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा पनिश किया गया था, तो ईरान में भी एक रुचि थी जो ये युद्ध विराम अगर कोई टेम्पररी होता है, सीजफायर होता है, तो ये अच्छा होगा उनके लिए। नहीं तो उनके ऊपर उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स था, उनके ऊपर बहुत उनको पनिश किया जा रहा था। और अमेरिका भी बिल्कुल चाहता था, क्योंकि अमेरिका ने अपने, चाहे वो कहा जाए मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, काफ़ी हद तक उसने अचीव कर लिए थे। जैसे वहाँ की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है, उसको पिछले साल भी उन्होंने काफ़ी कम कर दिया था, और फिर दूसरी बार उन्हें ये
जो उनकी जो मिसाइल कैपेसिटी है उस कर दिया था, परंतु अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में जो वो कह रहे थे हम एक रिजीम चेंज चाहते हैं, वो रिजीम चेंज नहीं हुआ। तो वो भी चाहते थे जो इसमें युद्ध विराम किया जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बहुत मुश्किल पड़ गई थी अमेरिका के लिए, खाड़ी के देशों के लिए और पूरे विश्व के लिए। तो वो चाहते थे जो किसी न किसी तरीके से किसी प्रकार से वहां पर युद्ध विराम किया जाए, जिससे कि सामान्य स्थिति को वापस लाया जा सके। अशोक जी, जो एक प्राइमरी समझौता जिसको कह सकते हैं, जो बातें अभी निकलकर सामने आ रही हैं, क्या लगता है आपको कौन किस पर भारी है इसमें? देखिए, मेरे विचार से दोनों तरफ या तीनों तरफ, क्योंकि इसमें अमेरिका है, इजराइल है, ईरान है, तीनों तरफ कहेंगे जो जीत हमारी हुई है। अब अगर अमेरिका का देखा जाए तो अगर वो जीते नहीं है तो वो हारे भी नहीं है। उनका मिलिट्री डोमिनेंस तो बिल्कुल बरकरार है, वहां की उन्होंने नेवी को एकदम खत्म कर दिया है, वहां का जो एयरफोर्स है उसको एकदम उन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया है, और वहां एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर भी बहुत उन्होंने प्रहार किया है, वार किया है। तो वो जीते ना हो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को लेने के लिए, परंतु हारे भी नहीं है। ईरान के लिए तो यही है जो उसके लिए जो वो नतमस्तक नहीं हुआ अमेरिका के सामने, यही वो कहेगा जो वहां पर वो टिका रहा, तो यही उसके लिए बहुत बड़ी जीत है। और इजराइल तो ये कहेगा जो हमने काफी हद तक ईरान के जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है, जो उसकी मिसाइल कैपेसिटी है, जो उसके प्रॉक्सीज हैं, उनके ऊपर हमने बहुत वार किया है, उनको हमने बहुत ही क्षति पहुंचाई है, तो ये हमारे लिए जीत है। तो तीनों के तीनों कहेंगे जो हम जीते हैं, परंतु सभी को नुकसान भी हुआ है, खाड़ी के देशों को बहुत नुकसान हुआ है और पूरे विश्व को नुकसान हुआ है, क्योंकि ऊर्जा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती थी उसमें बहुत दिक्कत आई है। बहुत सारे टैंकर्स और ऐसे नेवल वेसल्स हैं जो पर्शियन गल्फ में अभी भी रुके हुए हैं। सर, अगर हम हॉर्मुज की बात करें तो जो अभी संकेत मिल रहे हैं शुरुआती, वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं उससे मिल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में क्या ईरान, ओमान या हो सकता है अमेरिका भी हॉर्मुज से जो जहाज वहाँ से गुजरेंगे उनसे क्या फी वसूलेंगे, इस तरह का कुछ किस तरह का रहेगा सर ये? देखिए, ईरान की तरफ से ये एक प्रपोजल आया है, ये एक सजेशन है। उन्होंने कहा जो हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्बादी हुई है, जो हमारे यहाँ पर इतना नुकसान हमको झेलना पड़ा है, उसको ठीक करने के लिए हम वहां पर से रेवेन्यू लेंगे और इस्तेमाल करेंगे, और जो रेवेन्यू मिलता है वो ईरान और ओमान दोनों के दोनों देश इक्वली उसको अपने आप लेंगे। अब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं जो वहां का रेवेन्यू होगा वो तो मुझे लेना है, मुझे चाहिए वो, परंतु मैं समझता हूं जो अगर वहां से रेवेन्यू, अगर वहां से टोल अर्जित किया जाता है तो बिल्कुल ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट है, ये कोई कनाल नहीं है। देखिए, बहुत लोग, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, जो स्वेज कनाल से टोल मिलता है, पैनामा कनाल से टोल मिलता है, पर वहां पर निवेश किया गया है और बहुत काम किया गया है इसीलिए। परंतु ऐसे बहुत सारे विश्व में स्ट्रेट हैं, मलक्का स्ट्रेट है, बाबिल मंडेब है, सुंडा है, लोम्बोक है। तो अगर यहाँ पर ये वाला एक प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश कर दिया गया जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध होगा, तो फिर वहां पर भी जो देश हैं, उसके जो नजदीकी देश हैं, वो कहेंगे जो हमको भी यहां से टोल लेने की अनुमति होनी चाहिए, जो कि विश्व व्यापार के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ठीक है सर। सर, अगला सवाल यह है कि लेबनान के फ्रंट पे जो एक कहा जा रहा था कि ईरान की ओर से ये मांग की गई थी कि सभी फ्रंट पे युद्ध विराम किया जाए, लेकिन लेबनान के फ्रंट पे ऐसा नहीं हो रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, वो जो 10 पॉइंट प्रपोजल है चंद्रशेखर जी, 10 पॉइंट प्रपोजल अभी एग्रीमेंट में तब्दील नहीं हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी यही कहा है, जो ये एक अच्छा बेसिस है बातचीत करने के लिए। और मैं भी यही समझता हूं, जो कुछ इसमें ऐसे पॉइंट हैं जो युद्ध को रोका वगैरह वगैरह, तो वो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर की बातचीत की जा सकती है, परंतु ये डेफिनेटली उसको अग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। और चाहे ईरान ने वहां पर कहा हो जो भी हमारे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है
उसके ऊपर कोई भी वो नहीं होना चाहिए, कोई भी वार नहीं होना चाहिए। तो ये अभी माना नहीं गया है और इजराइल ने तो बिल्कुल जोरदार शब्दों में कहा है जो लेबनान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इजराइल तो मेरे विचार से लेबनान के ऊपर जरूर हमले करता रहेगा। ईरान ने चेतावनी दी है जो अगर लेबनान के ऊपर हमले होंगे तो वो फिर से अपने हमले जो है खाड़ी के देशों पर और इजराइल के ऊपर शुरू कर देगा, परंतु मेरे विचार से वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि उसे फिर मालूम है उसके ऊपर बहुत जोर से इसके बारे में वार होगा, बहुत ही जोर से उसके विरुद्ध ये सर की तरफ अंतिम से सवाल वार सर, किया ये जाएगा। काफ़ी एक गंभीर मामला है। हम देख रहे हैं कि हाल के युद्धों में, चाहे हम रूस यूक्रेन की बात करें या यहाँ की बात करें, जिस तरह से नागरिक ठिकानों को, ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया या हॉर्मुज को हथियार बनाया गया, ये आने वाले समय के लिए एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में तो मैंने कहा ही है जी, परंतु ये वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, हाईवेज हैं, पुल हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, उनके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले करना बहुत ही खराब प्रेसिडेंट होगा। और मेरे विचार से इसके विरुद्ध पूरे विश्व को साथ में खड़े होकर ये काम करना चाहिए। परंतु इसका पहले इजराइल, ये ईरान ने शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने रास तनूरा रिफाइनरी पर सऊदी अरेबिया के उन्होंने अटैक किया था। तो मेरे विचार से पूरे विश्व को साथ में मिलकर आकर इसके विरुद्ध काम करना चाहिए। ठीक है सर, हम आशा करेंगे कि ये अच्छी बातचीत हो और एक अच्छी खबर है, वहाँ पर युद्ध विराम हो गया है और आने वाले समय में भी ये बातचीत आगे जाए और वहाँ पर पूर्ण युद्ध विराम हो। अशोक जी हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण खबर है, उसमें उसको लेकर के हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।